हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे मैं करती हूं कमेंट चर्चा सीरीज, यानी कि आप लोगों के कमेंट्स को पिक करके मैं उस पे आपको रिप्लाई देती हूं जो भी आपने मुझसे पूछा होता है। पिछले फ्राइडे ये वीडियो स्किप हो गई थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स का रिप्लाई दे पाऊं जितने भी आपने मुझे दिए हैं। और अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल आप मुझे लिख सकते हैं। जो भी नेक्स्ट वीडियो की कमेंट चर्चा की हो सकता है उसमें आपका सवाल भी पिक हो जाए। तो आइए अब बिना टाइम बर्बाद करते हुए फटाफट से आज की वीडियो पे आ जाते हैं। और हाँ, वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज एक थम्स अप करके लाइक जरूर कर दिया करें, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना है ताकि आप मेरी सारी वीडियो जैसे ही देख पाओ। पहला कॉमेंट है मेरे पास। हेलो मैम, मेरी शादी फरवरी में होने वाली है और अभी तक मुझे फिजिकल रिलेशनशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मुझे पीएमई और ईडी है या नहीं इसका पता लग सके? देखिए, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो ये डिटेक्ट कर पाए कि आगे चल के फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो, तो उसके लिए आप अपनी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखिए। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बंद कर दीजिए। स्ट्रेस पे थोड़ा काम कीजिए कि स्ट्रेस आपकी लाइफ से थोड़ा कम हो जाए। अच्छा हेल्दी फूड खाइए, ठीक से पानी पीजिए, और अपना एक रेगुलर हेल्थ चेकअप आप करवा सकते हैं जिसमें कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, यूरिन टेस्ट करवा लो। जो विटामिन का स्क्रीनिंग होता है जिससे पता लग पाए कि आपकी बॉडी में कोई विटामिन की कमी तो नहीं है, वो करवा लो। शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये वाले टेस्ट करवा लो। सो एक ओवरऑल हेल्थ चेकअप आप अपना करवा सकते हैं और उसके बेस पे आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम शुरू होती हैं और उसके बाद में आगे चल के वो आपकी सेक्स लाइफ को भी इफेक्ट करती हैं। सो आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने का ट्राई करोगे तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपको फ्यूचर में नहीं होंगी। और कभी भी आपको ऐसा कोई सिम्टम लगता है आगे चल के, तो तब आप उसके बारे में फिर देख सकते हैं कि क्या करना है। पहले से अगर आप ज्यादा चिंता में रहोगे, या फर्स्ट टाइम की कई बार एंग्जाइटी रहती है कि फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरी कैसे होने वाली है, तो इन सब के बारे में सोच के कि फर्स्ट परफॉर्मेंस कैसी होगी, आगे चल के मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, या सब कुछ कैसा रहेगा, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो ये सब सोच के भी कई बार स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है और उसके चलते आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है। सो ज्यादा ना सोचिए इसके बारे में। ओवरऑल अपनी हेल्थ ठीक रखने का आप ट्राई कीजिए, स्ट्रेस थोड़ा कम कीजिए, अपने पार्टनर के साथ एक कंफर्टेबल आपका रिश्ता हो, ओपन कम्युनिकेशन हो, इस सब पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। व्हाट इज रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन? इसमें क्या होता है कि इजैकुलेशन आपको होता ही नहीं है। एक अलग प्रॉब्लम ये भी होती है कि इजैकुलेशन बिल्कुल आता ही नहीं है, लेकिन इस वाली प्रॉब्लम में क्या है, इजैकुलेशन बाहर नहीं आता है, वो वापस से मुड़ के आपके ब्लैडर में चला जाता है, जहां पे आपका यूरिन इकट्ठा रहता है ना, वहां पे चला जाता है। तो इस प्रॉब्लम में वैसे कोई ऐसा नहीं है कि एकदम इमीडिएट आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, या कुछ ऐसा है कि मतलब कुछ सीरियस प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, लेकिन इसके चलते आपको फर्टिलिटी के इश्यू हो सकते हैं। मतलब कि पिता बनना अगर आप चाहते हैं तो कैसे बनेंगे जब इजैकुलेशन ही नहीं हो रहा। और ये प्रॉब्लम अगर आपको लगातार हो रही है, या और कोई इश्यू भी इसके साथ में आप फील कर रहे हो, तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए इसके बारे में कि क्या कंडीशन है, ये क्यों हो रहा है, एंड इसका क्या ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। If no privacy to do hand activity in toilet at home due to being judged and erotic urges distract mind, then how to fulfill this urge to focus on other things? अच्छा, बेसिकली आप ये पूछना चाहते हो कि आपको अर्जेस तो आती हैं, लेकिन आप उन अर्जेस के चलते मैस्टरबेट नहीं कर पा रहे हो, और वो अर्जेस आपको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो, ये जो अर्जेस होती है ना, ये एक इट्स लाइक अ थोड़ी सी एक वेव जैसी आई और फिर चली गई। अगर आप इसको जाने दोगे, थोड़ा-सा अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लोगे, उस टाइम पे आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो एक्सरसाइज के थ्रू, आप वॉक कर लो, आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली से कुछ बात कर लो, या किसी भी ऐसे काम में अपना दिमाग लगा लो, जैसे कि गेम खेलना हो गया, कि वहाँ पे आपका थोड़ा फोकस लगता है, या फिर कोई पज़ल सॉल्व करना हो गया, या कोई अपनी कोई हॉबी जिसको आप पसंद करते हो, जिस काम को करना, उसमें आप थोड़ा-सा अपना ध्यान लगा लो, तो ये वेव आएगी और चली जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर अर्ज पे आपको एक्शन ही लेना है, या फिर खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल के या रिस्क में डाल के आपको ये करना ही है। मैस्टरबेट करना कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है, अर्जेस हर किसी को होती हैं, उसपे आपको एक्ट करना है या नहीं करना है, या उस अर्ज को कैसे जाने देना है, उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। और अगर आप ये हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ये अर्जेस आपके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो रहे हैं कि
आपका कहीं मन नहीं लग रहा है, ये बार-बार अपनी तरफ आपको खींच रही हैं, आप अपना रेगुलर वर्क भी नहीं कर पा रहे हो या स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को मिल सकते हैं या सेक्सुअल हेल्थ प्रोफेशनल भी होते हैं जो कि काउंसलिंग वगैरह करते हैं, तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं फिर इसके बारे में। पहले खुद से ट्राई कीजिएगा कि खुद से आप कंट्रोल कर पाओ, और अगर खुद के कंट्रोल में आप नहीं रह पा रहे हो, तो फिर आपको जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो आपकी हेल्प कर पाएँ, उनसे बात करनी चाहिए। नेक्स्ट आपने पूछा है, इज इट सेफ टू ब्राउज एक्सप्लिसिट एडल्ट साइट्स नाउ व्हेन द गवर्नमेंट हैज बैंड देम इन इंडिया? अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में एक ये वाली बात भी मैं बोलूंगी कि अगर आप कुछ ज्यादा ऐसा कंटेंट देखते हैं तो वो भी आपके मन में अर्जेस लाता है ज्यादा, तो ऐसे में आपको ये कंटेंट देखना भी बंद करना होगा। और ये जो आपने पूछा कि जो गवर्नमेंट ने बैन किया, तो देखो उसका एक रीजन है कि उन्होंने कुछ वेबसाइट्स को या लिंक्स को ब्लॉक किया है। फिर भी आप उसको बायपास करके देखने की कोशिश करोगे तो अपने लिए ही आप रिस्क क्रिएट कर रहे हो। ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं या आपका डेटा चोरी हो रहा है या जो साइबर अटैक्स होते हैं, वो कई बार ऐसी वेबसाइट्स के थ्रू ही होते हैं। सो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या देख रहे हो। और ऐसे जो कंटेंट को अगर हम बहुत ज्यादा देखते हैं ना, तो उसका एक अलग ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है हमारे ऊपर। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं, और ये साइबर वाली बात भी मैंने उसमें बाद में डिस्कस करी है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी आई बटन पे, तो उस वीडियो को देख के आपको शायद और अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। इन न्यू मैरिज अ गर्ल ऑलवेज रेडी फॉर, पढ़ लेना कमेंट में, but after few years having child she feels shy and tries to ignore this, okay, and makes excuses to avoid regular this and trying different सेक्स पोजीशंस। वाई? अब आप बोलोगे कि अच्छा आप ऐसा कंटेंट बनाती हैं, ये वर्ड पढ़ भी नहीं रही हैं, क्योंकि हम यूट्यूब पे हैं और सर्टेन वर्ड्स जो है वो यूट्यूब की तरफ से फ्लैग हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ये वर्ड नहीं पढ़ रही हूँ। बाकी यहाँ पे शो तो मैंने कर ही दिया। अच्छा, अब आते हैं इस कमेंट पे। तो देखो, कई सारे रीजन होते हैं। एक बच्चा होने के बाद एक फीमेल की लाइफ, बल्कि मैं तो बोलूँगी एक पेरेंट्स बन के हस्बैंड वाइफ दोनों की ही लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है। फीमेल के ऊपर एक थोड़ा एक्स्ट्रा असर ये आ जाता है कि उनकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान, और स्ट्रेस एक क्रिएट होता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन होना ये बहुत कॉमन है फीमेल्स में। अपने ऊपर डाउट करना, अपने बॉडी के ऊपर थोड़ा-सा ऐसा नेगेटिव फील करना, बॉडी इमेज इश्यूज़ हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के चलते एक फीमेल जो है वो गुज़रती है। वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं, फिज़िकल इश्यूज़ भी होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो ऐसे में एक पार्टनर की तरफ से कम्फर्ट आना या एक सपोर्ट आना, एक केयर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हस्बैंड के ऊपर ही सारा प्रेशर है या उसके ऊपर ही पूरा लोड है एक फीमेल को बेटर सिचुएशन में लाने का। एक्चुअली उसको खुद भी ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन हस्बैंड की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहला तो ये कि उसके बॉडी को लेके या वो कैसी दिख रही है या वो कितना चेंज हो गई है, इन सब बातों के ऊपर आप हँसी-मज़ाक ना करें, और बल्कि उसको ज़्यादा और सेफ फील कराएँ, कंफर्टेबल फील कराएँ। और अगर उसको ऐसा लगता भी है कि वो अनफिट है या उसको वेट का कुछ इश्यू है, तो ऐसे में आप एक सपोर्टिव पार्टनर बनो और उनको बोलो कि इट्स टोटली फाइन, ये सबको होता है और तुमको फिट होना है, तुम ट्राई करो धीरे-धीरे, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। ये इतनी सी बात कहना ना कि मैं हूँ यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, या तुम्हें मुझसे क्या किस लेवल का एक्सपेक्टेशन है या क्या आप डिमांड करते हो, मैं कैसे तुमको कंफर्टेबल फील कराऊँ। ये सब बातें ही ना अपने आप में इतनी अच्छी हैं उस टाइम पे, क्योंकि जब आपको ऐसा लगता है ना कि आप अकेले हो इस चीज़ में, आप कैसे सब चीज़ें करोगे? ऐसे में कोई जब ये इतना बोल देता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और अपनी तरफ से आप जितना भी उनको कंफर्टेबल फ़ील करा पाओ, सपोर्टिव फ़ील करा पाओ, एक लव्ड फ़ील करा पाओ ना, वहाँ से शुरुआत होती है। क्योंकि देखो, जो ये वाली सिचुएशन पे आप पहुँच गए ना कि अब आप पेरेंट हो, तो अब आपका रिश्ता ना सिर्फ़ फ़िज़िकल से ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट का भी बहुत ज़्यादा है। एक-दूसरे के ऊपर आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी भी होती है, और ऐसे वक़्त में अगर आप उनका एक इमोशनल सपोर्ट बनोगे, तो फ़िज़िकली तो वैसे ही सारी चीज़ें धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगी। जब आपकी पार्टनर बहुत अच्छा, कंफर्टेबल, सेफ़, लव्ड फ़ील करेगी, तो ऑब्वियसली उसके अंदर से ये सारी इच्छाएँ भी आएँगी। और ओपन कम्युनिकेशन करें उनके साथ कि क्या वो फ़ील करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अर्जेस जो है ना वो भी कम हो जाती हैं ऐसे टाइम पे, कि उनका मन ही नहीं करता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं हर चीज़ मैनेज करने के लिए। सिर्फ़ अपने बच्चे के बारे में ही सोचना, उसका अच्छा करना,
अपने आप को बिल्कुल लास्ट में रख लेना, तो ये सारी चीज़ें भी सेल्फ एस्टीम को हार्म करती हैं और खुद के बारे में वो नेगेटिव सोचने लगती हैं और रोमांटिक वाली फीलिंग तो रह ही नहीं जाती। तो अगेन आप दोनों को इस पे मिल के काम करना पड़ेगा और अपनी तरफ से आप इस पे ओपनली उनसे बात कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए और मिल के इस चीज़ से बाहर निकलिए। पेरेंट बनने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कपल लाइफ खत्म हो गई या आपका इंडिविजुअल सेल्फ खत्म हो गया। सो ये चीज़ भी दोनों को समझनी पड़ेगी। वेरी नाइस मैडम, ईयर लो फैंटेसी के बारे में बताएँ प्लीज़, क्या ये नॉर्मल है? देखिए बहुत सारे तरीके के लोगों को फैंटेसी होती हैं। अब हर किसी पे मैं अलग-अलग कैसे बात करूँ या क्या सही है, किस एंड तक सही है। कभी-कभी कोई एक फैंटेसी नॉर्मल है, लेकिन उसको कोई इंसान किस लेंथ पे जाके कितना उसको परस्यू करता है, वो भी डिपेंड करता है कि उस फैंटेसी के चलते आप बिल्कुल ही एकदम ऐसे हो रहे हो कि ना अच्छा देख रहे, ना बुरा देख रहे। सो वो भी मैटर करता है। सिर्फ़ हम एक फैंटेसी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। कैसे एक इंसान उसको परस्यू करता है, उस पे भी वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। चाहे आपकी कोई भी फैंटेसी हो, कब वो एक लिमिट तक जाके आप ओवर कर रहे हो या कब वो आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए या सोसाइटी के लिए वो गलत हो जाएगा, उस पे मैंने बात करी हुई है। तो मैं उस वीडियो का लिंक दूँगी यहाँ पे, आप उसे ज़रूर से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, क्या ओरल करना नॉर्मल है या अननेचुरल? क्या ओरल रियल में कपल करते हैं? देखिए रियल में करते हैं या नहीं ये कोई सर्वे तो हुआ नहीं, कितने लोग करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन हाँ, ऐसी फैंटेसीज़ होती हैं लोगों को और इसमें क्या है ना मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं कि दोनों पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए, दोनों इसमें कंफर्टेबल फील करें और ये ऑफ कोर्स अननेचुरल है, नेचुरल तो नहीं है, लेकिन इसको एज़ अ फोरप्ले एक कपल बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद में फिर वो अपनी इंटीमेसी को एक अलग ही लेवल पे ले जा सकते हैं। बट अगेन इसमें दोनों की रज़ामंदी होना ज़रूरी है, इसको आप सेफली करें और इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख लें, मैं यहाँ पे लिंक दूँगी, तो इसके बारे में और आप अच्छे से समझ पाएँगे कि कैसे इसको सेफली करना है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो शिवांगी जी, आपने जी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लगा दिया, एक्चुअली मेरा नाम शिवानी है, जी नहीं है मेरे नाम में। नॉर्मल ड्रिंक या स्मोकिंग करते हैं, तो शादी के बाद सेक्सुअलिटी में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्या? देखिए सेक्सुअलिटी वर्ड आपने यहाँ पे गलत यूज़ किया है, सेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि आपका सेक्सुअली किस तरफ इंटरेस्ट है, मतलब आप लड़के को पसंद करते हो, लड़की को पसंद करते हो, जो गेज़ हैं या लेस्बियंस हैं, सो वो सब चीज़ आती है, सेक्सुअलिटी का मतलब ये है। और यहाँ पे जो आप पूछना चाह रहे हो वो ये कि शादी के बाद सेक्स लाइफ में या वो करते हुए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती। तो आते हैं इस कमेंट पे। तो देखो स्मोकिंग का जहाँ तक है ना वो आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको इफ़ेक्ट करता है, उसको हार्म करता है। और इरेक्शन जब आता है एक मेल पार्टनर को तो उसमें ब्लड फ्लो का ही पूरा रोल होता है कि वो वहाँ पे ब्लड फ्लो होगा, उसकी वजह से इरेक्शन आएगा आपको। अब सोचो कि ब्लड वेसल ही हार्म हो जा रही है किसी चीज़ की वजह से तो ऑफ कोर्स आपके इरेक्शन में प्रॉब्लम होगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और आगे चल के अगर कोई बहुत रेगुलर करता है, बहुत टाइम तक करता है, बहुत ज़्यादा करता है, तो आगे चल के आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं क्योंकि इससे स्पर्म क्वालिटी भी आपकी इफ़ेक्ट होती है। तो अगर आप पिता बनना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर स्पर्म आपकी बॉडी नहीं जनरेट कर पाएगी जिसकी वजह से आपको उसमें भी प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं ड्रिंकिंग की, जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो देखिए अगर आप ओकेजनली कर रहे हैं, कभी-कभार कर रहे हैं, तो शायद उससे इतना इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन अगर आप रेगुलर करते हैं, ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम पीते हो आप, उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पे, ओवरऑल आपकी फिज़िकल हेल्थ पे तो पड़ता ही है, साथ-साथ आपकी सेक्सुअल लाइफ़ पे भी पड़ता है। इसके चलते आपकी डिज़ायर में कमी होना शुरू हो जाती है और लॉन्ग टर्म में इससे भी आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं। इरेक्शन में भी आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो इसके चलते। ये सारे इश्यूज़ हो सकते हैं एंड इट्स बेटर कि आप इन चीज़ों को क्विट कर दें या बहुत कम कर दें, अगर आप अच्छी ओवरऑल अपनी हेल्थ चाहते हैं और अपनी सेक्सुअल लाइफ़ चाहते हैं तो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम प्लीज़ प्रेगनेंसी में सेक्स करना टाइम कॉन्डोम यूज़ करना चाहिए एंड कौन-सी पोज़ीशन? देखिए मैंने कई बार रिप्लाई दिया है आपको इस कमेंट का, मुझे अच्छे से याद है, तो आप सारी वीडियो देखा करो पहली बात तो। और फिर भी मैं रिप्लाई दे देती हूँ एक और बात। पोज़ीशन का तो ये है कि जो बेली का एरिया होता है, स्टमक का एरिया होता है जहाँ पे बेबी है, वहाँ पे ज़्यादा दबाव ना पड़े
और वो एरिया हमेशा कंफर्टेबल रहे, दबे ना, पिचे ना, ऐसी वाली पोज़ीशन आपको देखनी है। फीमेल पार्टनर का हमेशा फीडबैक लेना है, ज़रा-सा भी उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो वहीं पे ही स्टॉप कर दें। दूसरा आपने पूछा है कंडोम का, तो देखिए पहली बात एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप प्रेगनेंसी में कर रहे हैं, तो ऐसी ही सिचुएशन में करें कि जब ये करना सेफ है। अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन में आपको मतलब ऑल टुगेदर बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, वो बिल्कुल मना होता है। जैसे कि आपकी अगर रिस्की प्रेगनेंसी है, कुछ रिस्क है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं या फिर आपको जल्दी डिलीवरी होने वाली सिचुएशंस हैं कि जल्दी डिलीवरी हो सकती है, इसका खतरा है। तो ऐसी सिचुएशन या और भी सिचुएशन होती है जो आपकी डॉक्टर आपको बता देगी। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं या फिर आपने कंसीव ही बहुत ऐसे किया है कि जिसमें आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी है, तो ऐसे केसेज़ में कंप्लीटली अवॉइड करें। और जहाँ तक बात है कंडोम की, तो आप उसका यूज़ नहीं भी कर सकते हैं अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो। लेकिन अगर ऐसा है कि एसटीआई ट्रांसफ़र होने का खतरा है या कोई और ऐसी मेडिकल कंडीशन है, जो कि आपको पता चल जाएगा जब भी आप प्रेगनेंसी में डिस्कस करते हो अपने डॉक्टर से या जब भी विज़िट करते हो। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो ऐसे में आपको यूज़ करना चाहिए कंडोम। नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा कोई खतरा नहीं होता बेबी को, आप प्रेगनेंसी में भी कर सकते हो, बिना कंडोम के कर सकते हो क्योंकि बेबी अपनी जगह पे सेफ होता है। उसको कुछ नहीं होने वाला, ना आप उसको कुछ हार्म करने वाले हो। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं प्रेगनेंसी में करने से दूसरा बच्चा तो नहीं हो जाएगा, नहीं तो वो भी सच नहीं है। एक बार में एक ही एग रिलीज़ करती है हमारी बॉडी जब पीरियड्स की एक साइकिल होती है तो उसमें एक बार ही होता है। और ट्विन प्रेगनेंसी में कई बार वो जो एक एग है वो 2 टुकड़ों में बँट जाता है, तो उसकी अलग रीज़निंग होती है। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई हुई है कि ट्विन प्रेगनेंसी आखिर होती कैसे है। अगर किसी को जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी उस वीडियो का। और जब बच्चा पेट में होता है, तो फिर हमारी बॉडी पीरियड्स आते ही नहीं है, उसमें कोई भी एग और दूसरा रिलीज़ ही नहीं होता, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? ठीक है? तो इस सब का कोई खतरा नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन और एसटीडी जो होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, वो सब ट्रांसफ़र हो सकते हैं अगर आप कंडोम यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई खतरा है, तो ज़रूर से यूज़ करें। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दी मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब जिस इंसान के साथ रह रहा है, उस इंसान का कहना है कि मैं तुम्हारे गुस्से को सहता हूँ और जिसके साथ नहीं रहता है, वो उस पर्सन के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देता है। इसका क्या सिंबल हो सकता है? 2 लोगों के बीच में ये डिफरेंस कौन-कौन से रीज़न से हो सकता है? आप इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, जिन लोगों को एंगर इश्यूज़ होते हैं, तो वो नहीं देखते हैं सामने क्या सिचुएशन है, मेरा गुस्सा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस पे करना चाहिए, वो तो अपना गुस्सा ऐसे ही मतलब निकाल देगा। दूसरा, अगर कोई इंसान आपको सामने से इरिटेट कर रहा है या आपको ट्रिगर कर रहा है कि उससे आपको गुस्सा आ रहा है, तो वो इंसान भी उस पे निकाल देगा। लेकिन ये जो आपने बात सिचुएशन बताई है ना कि सेलेक्टिव है उसका गुस्सा, किसी के साथ वो सिचुएशन अच्छे से हैंडल कर रहा है और किसी के साथ वो छोटी-छोटी सिचुएशन पे भी फट जा रहा है, गुस्सा निकाल दे रहा है। तो ये एक पैटर्न को दिखाता है कि आप सेलेक्टिव हो इस चीज़ के मामले में कि आप किस पे गुस्सा दिखाओगे, किस पे नहीं दिखाओगे। इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि आपको अंदर से पता है, आपका कॉन्शियस माइंड है ना, उसको पता है कि कहाँ पे गुस्सा दिखाने से मुझे नुकसान हो सकता है। सामने से जब उस गुस्से का जवाब आएगा, तो वो मेरे लिए सही नहीं होगा, यहाँ पे मैं गुस्सा नहीं कर सकता, यहाँ मेरा नुकसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने बॉस के सामने गुस्सा नहीं दिखाओगे ये सोच के कि मेरी जॉब जा सकती है। तो आप कॉन्शियस डिसीजन लेते हो और कई बार जो बॉस की बातों से या उसकी हरकतों से गुस्सा आता भी है तो आप उसको दबा लेते हो। वहीं इज़िली बच्चों पे या अपनी वाइफ पे, कई बार अपने पेरेंट्स पे भी गुस्सा बहुत इज़िली निकाल देते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से मुझे कोई हार्म नहीं होने वाला, ये लोग मुझसे प्यार करते हैं या ये वापस से मुझे कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे में आप ये अपने अंदर बिठा लेते हो कि यहाँ मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं नहीं निकालता। कई बार उस ऐसे इंसान का गुस्सा आप ऐसे इंसान पे निकालते हो कि जिस पे आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो? फॉर एग्ज़ाम्पल बॉस पे आप गुस्सा नहीं निकाल पाए, तो वो फ्रस्ट्रेशन आके आप घर पे निकालते हो, बच्चों पे निकालते हो, उनको किसी भी बात पे, छोटी-सी बात पे डाँट दोगे। कई बार बिना रीज़न के बच्चे डाँट खा रहे हैं, कई बार तो मार भी खा रहे हैं। सेम विद वाइफ की कई बार होता है कि लोग दुनिया भर की फ्रस्ट्रेशन आके अपनी वाइफ पे निकाल देते हैं, क्योंकि आपकी वाइफ ने आपको ये कहीं न कहीं फ़ील कराया है कि आप उस पे गुस्सा निकाल सकते हो या वो तो कहीं नहीं जाने वाली।
तो ऐसे में जो इस गुस्से के रिसीविंग एंड पे है, जो वो गुस्सा झेल रहा है, उसको स्टैंड अपने लिए लेना पड़ेगा और उसको ये फील कराना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ भी ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पे भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर सकती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के जा सकती हूँ या मैं भी वापस से उतने ही गुस्से से तुम्हें जवाब दे सकती हूँ, एक चपाट लगा सकती हूँ, तो मेरे साथ तो ये करना मत, ठीक है? तो ऐसा अपने लिए थोड़ा-सा वो स्टैंड ले अगर, तो वो इस बिहेवियर को, इस पैटर्न को थोड़ा-सा तोड़ सकती है, क्योंकि देखो यार, कोई भी रिश्ता हो उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा रहा है ना कोई सामने वाला, तो उस रिश्ते का कोई पॉइंट नहीं है कि वो आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा है। एक रिश्ते में इज़्ज़त तो मेन प्रायोरिटी होती है। सो आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा और यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक थम्स अप करके लाइक ज़रूर देना और ढेर सारे ऐसे कमेंट करते रहा करो ताकि ये हमारी कमेंट चर्चा सीरीज़ ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। और एक न्यू सेगमेंट मैंने सोचा है हमारे चैनल के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा-सा बोर फ़ील कर रही हूँ कि सेम वही चीज़ करते-करते, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है कि मैं एक ही तरह की वीडियो बार-बार नहीं बना सकती। मैं अपने टॉपिक्स भी नहीं रिपीट करती हूँ, कोशिश करती हूँ नए-नए टॉपिक पे ही बात करूँ। तो इसलिए एक नया सेगमेंट मैंने सोचा है जिससे कि आपको भी मज़ा आएगा उसमें, मुझे भी अच्छा लगेगा कुछ नया करने में। सो बहुत जल्दी मैं उसे अनाउंस करूँगी। तो बने रहो मेरे चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन भी मिल पाएँ। और अभी मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।